मूवी के शुरू में हम एक कल्ट को देखते हैं जिसमें सिर्फ औरतें और लड़कियां ही थी। इस कल्ट का बाहर की दुनिया से कोई भी लेना देना नहीं था क्योंकि ये पहाड़ों और जंगलों के बीच में रहते थे। इन सभी लड़कियों और औरतों को संभालने वाला सिर्फ एक ही आदमी था जिसका नाम शेफर्ड है। शेफर्ड यहाँ का लीडर था और वो जो भी कहता था यहाँ की औरतें बगैर सोचे समझे उसकी बात को मान लेती थी। इस कल्ट में जितनी भी औरतें रेड ड्रेस पहने हुए थी वो सभी शेफर्ड की पत्नियां थी और जो ब्लू ड्रेस पहनी हुई लड़कियां थी वो सभी शेफर्ड की बेटियां थी। लेकिन वो इनको अपनी बेटियां कम और दासी ज्यादा मानता था। शेफर्ड की जितनी भी पत्नियां थी वो उसकी बात को बगैर सोचे समझे ही मान लेती थी क्योंकि इनका मानना था कि शेफर्ड ही इनका भगवान है क्योंकि ये औरतें बहुत ज्यादा परेशान और दुखी थी। लेकिन जब ये सभी शेफर्ड के पास आई तो उसने इनकी हर परेशानी को दूर कर दिया और इनकी जिंदगी बदल दी। तब से ये उसे अपना भगवान और उसकी हर बात मानती है। शेफर्ड की बहुत सारी बेटियों में एक लड़की थी जिसका नाम शेला था। वो हमेशा अपनी माँ के बारे में ही सोचती रहती थी। दरअसल शेला के पैदा होते ही उसकी माँ की डेथ हो गई थी और शेफर्ड भी अपनी सभी बेटियों में सबसे ज्यादा प्यार शेला को ही करता था क्योंकि शेला अपनी माँ की तरह ही बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। शेला हमेशा शेफर्ड से अपनी माँ के बारे में पूछती है लेकिन वो हमेशा ही उसकी बात को इग्नोर कर देता है। यहाँ पर शेफर्ड ने बहुत सारे रूल भी बना रखे थे जैसे कि अगर कोई यहाँ पर बीमार हो जाता तो उसे हॉस्पिटल न ले जाकर उसका इलाज यहीं जंगल में किया जाता और अगर किसी औरत या लड़की को पीरियड चालू होता है तो कुछ दिनों तक उसे ग्रुप से बाहर रहना होगा क्योंकि शेफर्ड का मानना था कि इससे औरत नापाक हो जाती है। इनमें दो औरतें ऐसी थी जिनको शेफर्ड ने अपने ग्रुप से बाहर रखा हुआ था, जिनमें से एक औरत तो हमेशा बीमार ही रहती थी और दूसरी औरत शेफर्ड के बनाए हुए रूल्स को फॉलो नहीं करती थी। जो औरत शेफर्ड के रूल्स को फॉलो नहीं करती थी उसका नाम शेरा था और शेफर्ड ने उसे अपने से कुछ दूरी पर एक केबिन में रखा हुआ था। इस कल्ट में जितनी भी औरतें और लड़कियां थी वो इन दोनों औरतों से बिल्कुल भी बात करना पसंद नहीं करती थी क्योंकि उन्हें लगता था कि ये दोनों औरतें गंदी और नापाक हैं। फिर एक दिन शेला जब बकरियों को चराने के लिए जंगल में गई हुई थी तभी अचानक से उसे पहली बार पीरियड आ जाता है जिससे घबरा कर के वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और यहाँ तक कि उसने गुस्से में आकर के एक बकरी का भी काम तमाम कर दिया था। फिर शाम को शेला जब घर आती है तो अपने पीरियड के बारे में किसी को भी नहीं बताती है क्योंकि शेला अच्छी तरह से जानती थी कि अगर उसके पीरियड के बारे में किसी को भी पता चला तो उसे ग्रुप से निकाल कर के शेरा के पास भेज दिया जाएगा। शेफर्ड जब शेला से उस मरी हुई बकरी के बारे में पूछता है तो वो झूठ बोलते हुए कहती है कि उसे कुछ जंगली कुत्तों ने मार दिया था। शेफर्ड उसकी बात पर यकीन कर लेता है और उसे कुछ नहीं कहता लेकिन उसे अभी तक शेला के पीरियड के बारे में कुछ भी पता नहीं था। फिर जब रात होती है तो दो ऑफिसर शेफर्ड के पास आते हैं और उसे यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। दरअसल शेफर्ड इन औरतों के साथ इलीगल तरीके से इस जंगल में रह रहा था। वो ऑफिसर उसे वार्निंग देते हुए कहते हैं कि अगर ये लोग यहाँ से नहीं गए तो हम तुम्हें और तुम्हारे ग्रुप की सारी औरतों को अरेस्ट कर लेंगे। अब शेफर्ड के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था इसलिए वो सभी औरतों और लड़कियों से कहता है कि अब हमें ये जगह छोड़ कर के कहीं और जाना होगा क्योंकि ये जालिम दुनिया हमें यहाँ पर चैन से जीने नहीं देगी। शेफर्ड के कहने पर उसकी पत्नियां और बेटियां अपने सामान को पैक करती हैं और उसके साथ दूसरी जगह की तलाश में निकल पड़ती हैं। सभी औरतें और लड़कियां नई जगह के लिए काफी एक्साइटेड नजर आ रही थी। वहीं हम शेला को देखते हैं जो बहुत ज्यादा टेंशन में और किसी सोच में डूबी हुई थी। दरअसल कल रात को शेला ने शेफर्ड को उन पुलिस ऑफिसर से बात करते हुए देख लिया था इसलिए उसे उस पर डाउट हो रहा था। ये सभी लोग कैंपिंग के लिए दूसरी जगह की तलाश कर रहे थे। ये पूरा दिन नई जगह की तलाश में घूमते रहते और जब रात होती तो वहीं पर रुक कर के आराम करते। रात को सोते वक्त शेला को कई भयानक सपने दिखाई देते हैं जिसमें वो शेफर्ड को एक विलन की तरह देखती है लेकिन शेला को लग रहा था कि उसके पीरियड की वजह से उसे ऐसे भयानक ख्वाब आ रहे हैं। फिर अगले दिन ऐसे ही चलते हुए शेफर्ड को एक पुराना घर दिखाई देता है जिसमें कोई भी नहीं रहता था और एकदम वीरान और सुनसान था। लेकिन शेफर्ड अपने ग्रुप की औरतों को उसमें रहने के लिए साफ मना कर देता है क्योंकि इसका मानना था कि किसी और के घर में रुकना इसके रूल्स के खिलाफ है। इसलिए ये सभी औरतें घर के बाहर ही टेंट लगा कर के कैंपिंग करती हैं। जब सुबह होती है तो एक औरत को शेला के पीरियड के बारे में पता चल जाता है और वो ये बात शेफर्ड को बता देती है। अब शेफर्ड कुछ दिनों के लिए शेला को शेरा के पास रहने के लिए भेज देता है। पहले तो शेला शेरा से बिल्कुल भी बात नहीं करती लेकिन फिर धीरे धीरे वो उसके साथ फ्रेंडली होना शुरू हो जाती है। यहाँ पर शेरा शेला को शेफर्ड के बारे में बहुत सारी अजीबोगरीब बातें बताती है। वो उसे बताती है कि जब तुम पैदा हुई थी तब तुम्हारी माँ बहुत ज्यादा बीमार थी। अगर शेफर्ड चाहता तो
तुम्हारी माँ को हॉस्पिटल ले जाकर के उनकी डिलीवरी करा सकता था, लेकिन वो उसे हॉस्पिटल लेकर के नहीं गया और जब तुम पैदा हुई तो दर्द और कमजोरी की वजह से तुम्हारी माँ की मौत हो गई। शेरा उसे बताती है कि शेफर्ड जितना शरीफ और अच्छा इंसान नजर आता है उतना है नहीं, वो एक नंबर का हरामी और घटिया इंसान है। दरअसल मुझे उसके बारे में कुछ बातें पता चल गई थी, तब उसने मुझे नापाक का बहाना बना करके ग्रुप से बाहर निकाल दिया ताकि मैं उसकी सच्चाई बाकी औरतों को ना बता सकूं। शेरा की बात सुनकर के शेला के मन में शेफर्ड को लेकर के जो डाउट पैदा हुआ था वो अब यकीन में बदल गया था। शेला शेरा से कहती है कि आखिर तुम यहाँ से भाग क्यों नहीं जाती? तब शेरा कहती है कि मेरे पास रहने के लिए इसके अलावा और कोई जगह नहीं है। फिर अगले दिन अपनी मंजिल की तलाश में भटकते हुए शेला को एक कार दिखाई देती है, जिसे देख कर के उसे लगने लगता है कि वो इस कार में एक टीनेजर की तरह बैठी हुई है और इस ग्रुप से दूर एक नॉर्मल और बेहतरीन लाइफ है। तभी उसे उन औरतों में से एड्रियल नाम की एक औरत की चीखने की आवाज सुनाई देती है। दरअसल वो प्रेग्नेंट थी और ज्यादा चलने की वजह से उसके पेट में दर्द शुरू हो गया था। अब इस जंगल के अंदर मदद करने के लिए ना तो कोई हॉस्पिटल था और ना ही किसी का घर। अब ना चाहते हुए भी यहाँ पर एड्रियल की डिलीवरी कराई जाती है। एड्रियल एक लड़के को जन्म देती है, लेकिन डिलीवरी के दौरान ही उसकी मौत हो जाती है। एड्रियल की मौत से शेफर्ड को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। वो लकड़ियों को जमा करता है और एड्रियल की डेड बॉडी को आग के हवाले कर देता है। इसके बाद ये सभी औरतों से कहता है कि अब हमें जल्दी जल्दी आगे चलना होगा। ये सुनकर के शेरा शेफर्ड पर गुस्सा करने लगती है। दरअसल वो एड्रियल की मौत का जिम्मेदार शेफर्ड को ही मान रही थी, लेकिन शेफर्ड को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब शेरा एड्रियल के बच्चे को लेकर के इस ग्रुप से बहुत दूर चली जाती है। दरअसल वो बच्चा एक लड़का था और रूल्स के मुताबिक इस कल्ट में लड़कों को रखने के लिए कोई भी जगह नहीं थी, इसलिए शेफर्ड उस बच्चे को जंगल में ही छोड़कर के आगे बढ़ गया था। तब शेरा उस बच्चे को अपना लेती है। अब वो यहाँ से जाते हुए शेला से कहती है कि तुम्हें शेफर्ड की सच्चाई सभी औरतों के सामने लानी होगी, क्योंकि शेफर्ड ना तो एक अच्छा इंसान है और ना ही कोई भगवान। उधर लगातार चलने की वजह से सभी औरतों और लड़कियों की ऐसी की तैसी हो चुकी थी, जिस वजह से ये सभी औरतें एक जगह पर रुक कर के आराम करने लगती हैं। ये जगह देख कर के शेफर्ड को लगने लगता है कि शायद वो गलत रास्ते पर आ गया है। तभी ग्रुप में मौजूद उसकी बेटी टमर कहती है कि शायद हमें उस तरफ जाना चाहिए था। ये सुनकर के शेफर्ड का दिमाग खराब हो जाता है और उसे लगने लगता है कि टमर यहाँ पर लीडर बनने की कोशिश कर रही है। इससे वो उसकी धुलाई करना शुरू कर देता है। शेला भी एक जगह पर खड़ी होकर के ये सब कुछ देख रही थी, लेकिन ग्रुप में मौजूद किसी भी औरत में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो टमर को शेफर्ड से बचा सके। फिर कुछ दिन लगातार चलने के बाद ये एक लेक के पास पहुँचते हैं। तब शेफर्ड सभी से कहता है कि अब हम अपना डेरा यहीं पर लगाएंगे। अब शेफर्ड सभी औरतों को एक एक करके उस लेक में डुबा करके शुद्ध करता है। फिर रात को डिनर करने के बाद सभी गहरी नींद में सो जाते हैं। सभी औरतों और लड़कियों के सो जाने के बाद शेफर्ड शेला को अपने टेंट में बुलाता है और उसको गलत तरीके से टच करते हुए कहता है कि तुम अपनी माँ की तरह बहुत ही खूबसूरत और हॉट हो। दरअसल उसकी नीयत खराब हो चुकी थी और वो शेला के साथ इंटीमेट होना चाहता था, लेकिन शेला उसे ऐसा करने नहीं देती और शेफर्ड उठ कर के यहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद शेला अपनी बहनों के साथ मिलकर शेफर्ड को मारने का इमेजिन करने लगती है। शेला एक एक करके सभी के टेंट में जाती है और उन्हें शेफर्ड के बारे में बताती है। सफर के दौरान शेला की सभी बहनों ने शेफर्ड की दादागिरी और हरामीपन को देखा था, इसलिए उन्हें शेला की बातों पर यकीन हो गया था। इसलिए वो शेफर्ड को नासा के रॉकेट में बिठाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर अगली सुबह शेला और उसकी बहनें जब सोकर के उठती हैं तो इनमें से किसी को भी अपनी माँ यहाँ पर नजर नहीं आती। तब ये सभी लड़कियाँ अपनी माँ को ढूंढते हुए नदी के किनारे पर पहुँचती हैं। यहाँ पर ये शेफर्ड को देखती हैं जो अकेला बैठा हुआ था और उसके बगल में इन सभी लड़कियों की माओ के कपड़े पड़े थे। जब शेला और उसकी बहनें शेफर्ड से अपनी माओ के बारे में पूछती है तो वो इन्हें बताता है कि मैंने तुम्हारी माओ को नासा के रॉकेट में बिठा कर के जन्नत में पहुंचा दिया है, इसलिए अब तुम सभी लड़कियां अपनी माओ की जगह लोगी और मेरी पत्नी बनोगी, ताकि वक्त आने पर मैं तुम सभी को प्रेग्नेंट कर सकूं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि शेफर्ड कितना हरामी और घटिया इंसान है जो इन लड़कियों को ही अपनी पत्नी बनाना चाहता था। शेफर्ड सभी लड़कियों से कहता है कि शेला मेरी सबसे फेवरेट पत्नी होगी और ये जो भी कहेगी तुम सबको इसका ऑर्डर मानना होगा, लेकिन यहाँ पर शेला उसकी वाइफ बनने से साफ मना कर देती है। इससे शेफर्ड का दिमाग खराब हो जाता है और वो शेला को एक थप्पड़ मार देता है, लेकिन शेला भी प्लानिंग करके आई थी। वो शेफर्ड को यहीं पर गिरा देती है और एक बड़ा पत्थर उठा करके उसके सिर पर मारती है, जिससे वो यहीं पर मारा जाता है। दरअसल शेला और इन सभी लड़कियों को पता चल चुका था कि शेफर्ड ने उनकी माँ को नदी में डुबा करके मार दिया है। इसके बाद हम यहाँ पर दो पुलिस ऑफिसर को देख
देखते हैं जिन्हें नदी किनारे बहुत सारी औरतों की डेड बॉडीज मिलती है। ये लाशें सेफर्ड की पत्नियों की थी जिन्हें उसने नदी में डुबा कर मार दिया था। इन ऑफिसर्स को जंगल में सेफर्ड की भी डेड बॉडी मिलती है जिन्हें शेला और उसकी बहनों ने मिलकर के ऊपर पहुंचा दिया था। शेला ने सेफर्ड का काम तमाम करके खुद को अपनी बहनों के साथ आजाद कर लिया था और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी द अदर लैम्ब खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।